तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH 115 तबत सर की रचना और मराठा लाइट इन्फेंट्री। शौर्य पार्टी से बाहर निकलकर अपने घर वापस आ गया। वापस आते ही वह अपने डायमेंशन के अंदर चला गया। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे जिनके उत्तर सिर्फ सम्राट दे सकता था। जब शौर्य अंदर आया तो उसने देखा कि माया सम्राट की कमजोर हो चुकी आत्मा को मंत्रों से बांधकर आग के ऊपर सेंक रही थी और सम्राट दर्द के मारे चीख रहा था। शौर्य ने आते ही उसके बंधन तोड़ दिए और बोला, मैं तुम्हें न मेरी उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी इस बची खुची आत्मा को तबाह कर दूंगा। इससे उल्टा अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को और ताकतवर बना दूंगा और तुम्हारे लिए एक नया शरीर दे दूंगा। शौर्य की बात सुनकर सम्राट शौर्य को देखने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिर मेरा पहला सवाल है, तुम किस दुनिया से हो? मैं समरलोक के दामिनी कुल का सम्राट हूँ। मुझे लोग विद्युत सम्राट के नाम से जानते हैं। मुझे मेरे विद्युत गर्भ के लिए मेरे परिवार वालों ने बिजुली के यज्ञ में मार दिया। ये सुनकर शौर्य बोला, लो, एक और धोखा खाया हुआ समरलोक का अभागा सम्राट यहाँ आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल, क्या तुम समरलोक में जाने का कोई रास्ता जानते हो? शौर्य की बात सुनकर सम्राट को यह एहसास हो चुका था कि शौर्य समरलोक के कुछ लोगों से मिल चुका है। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वह रास्ता तो जानता हूँ, पर उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए उस व्यक्ति की साधना संताधिपति के स्तर पर होनी चाहिए। वैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे पहले किसी समरलोक के योद्धा को मिल चुके हो? सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने कहा, हाँ, तुम्हारी तरह एक और भटकती आत्मा मुझे मिली थी और उसे भी मैंने कैद करके यहाँ रखा है। तुम चाहे तो मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। शौर्य ने माया को देखा और इशारा किया। माया तुरंत वहां से गायब हो गई और सुगंधा को बुलाने चली गई। तभी शौर्य ने सम्राट को देखकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे इस दुनिया में आए? शौर्य के सवाल पर सम्राट बोला, दरअसल जब मेरी मृत्यु होने वाली थी तो मैंने अपनी आत्मा को मेरे गुरु द्वारा सिख मंत्र से अपने शरीर से अलग कर लिया, पर मेरी आत्मा कोई नया शरीर या वस्तु ढूंढ पाती उससे पहले ही मेरी आत्मा बिजुरी यज्ञ में सोख ली गई और जब मुझे होश आया तब मैं विकी के शरीर के अंदर था। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि सम्राट बिजुरी यज्ञ के वजह से तैयार हुए स्पेस ट्रिब्यूलेशन में खींच गया होगा। तभी माया सुगंधा के साथ वहां प्रकट हुई। जब सुगंधा को सम्राट ने देखा तो वह अपने हाथ जोड़कर सुगंधा से बोला, बड़ी बहन सुगंधा को मेरा प्रणाम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको हजारों सालों बाद यहाँ पर मिल पाया हूँ। सुगंधा ने जब सम्राट को देख तो वह चौंक कर बोली, भाई विद्युत, आपको ये क्या हुआ है? ऐसा किसने किया ये आपके साथ? ये सुनकर सम्राट बोला, मुझे मेरे अपना ने ही देखा दिया है, जैसे आपके साथ हुआ वैसा हो मेरा हाल है। सम्राट की बात सुनकर सुगंधा थोड़े सहमे स्वर में बोली, ये एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, मेरे गुरु के दोनों शिष्यों पर एक जैसा संकट आया और हमें हमारे अपनों ने ही देखा दिया है। सम्राट ने ये बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी शौर्य बोला, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो चुका हो तो अब मैं चाहूंगा कि सुगंधा आप सम्राट की मदद करे, ताकि जब वापस जाना हो तो सम्राट अपनी पूरी साधना प्राप्त कर चुका हो। जल्द ही मैं आप दोनों के लिए नए शरीर की अरेंजमेंट कर दूंगा। शौर्य ने इतना कहकर कॉस्मिक लिक्विड और आत्मा की ताकत बढ़ाने वाले फलों को उन्हें दे दिया। फिर शौर्य वहां से चला गया। जब शौर्य वापस लौटा तो बहुत रात हो चुकी थी। शौर्य तुरंत बिस्तर पर लेट गया। शौर्य जब सुबह उठा तो उसने सबसे पहले अपने कॉलेज की तैयारी की, फिर वह अपनी बहनों के साथ कॉलेज चला गया। आज कॉलेज का वातावरण बहुत टाइट था। आज पुलिस वाले कॉलेज के गेट पर तैनात थे। शौर्य भी सीधे बाकी स्टूडेंट्स की तरह अंदर चला गया, लेकिन उसे देखते ही एक पुलिस वाले ने छुपकर उसकी तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। शौर्य ने दोपहर तक कॉलेज अटेंड किया और सीधा पवई की उस जमीन पर पहुंच गया जहां वह अपनी फैक्ट्री और कंपनी के ऑफिस को बनाने वाला था। उसके कहने पर आज सुबह ही कशिश और बाकी लड़कियों ने यहाँ आकर भूमि पूजन कर लिया था। शौर्य जब यहाँ पहुंचा तो देखा लगभग 50 एकड़ की जमीन यहाँ घास और खरपतवार से भरी थी। उसके आसपास के इलाके में नाले के पानी की वजह से गंदा पानी जमा हो चुका था। शौर्य ने लड़कियों को उस जगह से दूर होने के लिए कहा और वह नीचे बैठ गया।
उसने धरा को नियंत्रित करने वाले मंत्रों को पढ़ा और सबसे पहले उसने उस जमीन को ठोस तथा समतल बना दिया। कुछ ही मिनटों में शेर के सामने एक समतल आयत जैसे दिखने वाली ठोस जमीन थी। इतना करने के बाद शौर्य ने सिस्टम से कहकर तबत्सर के विरासत में से अलग अलग इमारतों की ब्लूप्रिंट पढ़ी और फिर उसने एक अलग से खुद की डिजाइन उसी के आधार पर बनाई। कुछ देर अपनी ब्लूप्रिंट को जगह के हिसाब से एडजस्ट किया और उसने फिर एक बार जमीन पर हाथ रख दिया। शौर्य ने फिर गहरी सांस ली और वस्तु रचना का मंत्र दोहराया। उसके ऐसा करते ही जमीन के अंदर से अपने आप 4 बड़ी बड़ी इमारतें बाहर निकली। इन इमारतों में कांच और लाइट के अलावा सब कुछ था। ये रचना भगवान त्वस्तर के ज्ञान के बदौलत हो पाई थी। शौर्य ने फिर लड़कियों को अंदर बुला लिया। उसके बाद शौर्य ने जमीन के चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवारें बना दी। लड़कियों बेचैन सामने इतनी विशेष रचना को देखा तो वे लोग हैरान हो गए। सभी लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने ये कैसे कर लिया। सभी इमारतें ऐसे लग रही थी जैसे उन्हें किसी एक ही टुकड़े में उकेरकर रचा गया हो। शौर्य ने कशिश की ओर देखा और बोला, सिमरन और रिया में तुम दोनों को इन बिल्डिंग्स को ऑफिस और फैक्ट्री के हिसाब से बनवा लेना है। तब तक कशिश वापस जाकर द्वारका और दिल्ली के बिजनेस को यहाँ शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया कर लेगी। हो सके तो कशिश हमारे एम्प्लॉइज के लिए रहने का इंतजाम एक कॉम्प्लेक्स में कर दो, ताकि वे लोग जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उन्हें रहने के लिए कोई परेशानी ना हो। इसके लिए तुम दिवाकर से मदद ले सकती हो। मैं आज शाम को बेलगांव जाने वाला हूँ। वहां मुझे कुछ सैनिकों से मिलकर उनकी ट्रेनिंग देखनी है। शौर्य के ऑर्डर मिलते ही सभी लड़कियां काम पर लग गई। इधर जब शौर्य अपने विला पर लौटा तो उसने कमांडर अशोकराव भोसले को फोन लगाया और उसके आने की खबर दे दी। उसके बाद शौर्य अपने कमरे में गया और उसने अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली। इस गहरे हरे रंग के यूनिफॉर्म में शौर्य बेहद हैंडसम लग रहा था। शौर्य ने अपने सारे सिंबल्स को यूनिफॉर्म पर पिनअप कर दिया और अपनी कैप पहनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। जब उसे उसकी बहनों ने देख लिया तो वे दोनों हैरान और परेशान होकर उसे देख रही थी। दोनों ने तुरंत उसके पास आकर उसकी बलाया की और काजल का एक टीका शौर्य के माथे के बगल में लगा दिया। शौर्य ने उन दोनों से बात करके उन्हें घर पर छोड़कर वह सीधा अपनी तलवार पर सवार होकर कुछ ही मिनटों में बेलगांव आर्मी कैंप पहुंच गया। इस आर्मी कैंप में रहते हैं भारतीय सेना के निंजा, यानी वो लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गनिमी कावा युद्ध नीति में माहिर थे। ये युद्ध कला मॉडर्न जमाने में गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानी जाती है। इसे हिंदी में छापामार युद्ध नीति भी कहते हैं। शौर्य बेस पर पहुंचा और उसने गेट पर रिपोर्ट किया। उसके बाद जब वह में ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गया तो उसने 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मैदान में खड़ा पाया। उसके यहाँ रिपोर्ट करते ही कमांडर भोसले ने अपने सैनिकों को यहाँ खड़ा कर दिया था। शौर्य जब ग्राउंड पर आया तो सभी सैनिकों ने शौर्य को देखा और उसकी शक्ल देखकर उन्होंने उसे बच्चा समझ लिया था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके रैंक पर गिरी उनके मुंह खुले के खुले रह गए। शौर्य की रैंक उनके लिए एक शौक की तरह थी, पर उन्हें अपने स्किल्स पर घमंड था। मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक बेहद खतरनाक माने जाते थे। हर साल इन्हीं के ग्रुप से सबसे अधिक जवान स्पेशल फोर्स में चुने जाते थे। इस बात का घमंड इन लोगों के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य को घमंडी लोगों से नफरत थी। उनके घमंड को देखकर शौर्य ने ठान लिया कि वह इनका घमंड इसी मिट्टी में मिला देगा। शौर्य ने सभी को ध्यान से देखा और फिर कड़ी आवाज में बोला, मेरा नाम ब्रिगेडियर जनरल शौर्य अग्निहोत्री है। मैं यहाँ पर आप लोगों की गनिमी कावा इस्तेमाल करने की काबिलियत देखने आया हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अपने हुनर को लेकर कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों की एक टेस्ट ली जाए। वैसे तो गनिमी कावा में आप लोग छोटी टुकड़ी लेकर बड़े से बड़े सेना को हराने का दम रखते हैं, लेकिन आज आपको सिर्फ मुझे हराना है। ये टेस्ट मैं आज रात के अंधेरे में लूंगा। शौर्य एक तरह से उनके अंदर छिपे घमंड को ललकार रहा था। शौर्य की इस चुनौती के वजह से सारे सैनिक उत्साहित हुए थे। सभी सैनिकों ने एक साथ शौर्य की बात पर हामी भर दी। उसके बाद शौर्य कमांडर भोसले के साथ उनके ऑफिस की तरफ चला गया। शौर्य ने उनके ट्रेनर को टेस्ट की तैयारी करने के लिए टेस्ट का प्लान दे दिया था। रात का खाना खत्म करने के बाद सारे सैनिक ग्राउंड पर जमा हो गए। शौर्य ने ये ट्रेनिंग एक छोटी पेड़ों और पौधों से बनी पहाड़ी पर रखी थी। ये पहाड़ी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक कड़ी थी। जब सभी लोग रेडी हो गए शौर्य ने उन्हें टेस्ट बताना शुरू किया। टेस्ट एकदम सिंपल थी, उन्हें शौर्य को इस पहाड़ी पर ट्रैक करके ढूंढना था। इसके लिए उनके पास 3 घंटे का समय था।
शौर्य ने सभी सैनिकों को एक बार देखा और बोला, आज आप सबके स्किल को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। क्या आप सच में दुश्मन को इस पहाड़ी इलाके में ढूंढ पाते हो या नहीं? मुझे देखना है कि लोग आपको पहाड़ी चूहे कहते हैं ये वास्तवाच है या नहीं। मैं आप लोगों के सामने से चला जाऊंगा, अगर आप मुझे पकड़ सके तो मैं मान लूंगा कि आप बेहद काबिल हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाए तो मैं आप लोगों के लिए नया ट्रेनिंग प्लान दूंगा जिसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। शौर्य ने इतना कहकर स्टॉपवॉच सेट की और उन सभी के सामने अचानक गायब हो गया। किसी भी सैनिक को शौर्य ने ये कैसे किया समझ में नहीं आया। शौर्य इस वक्त जंगल के अंदर तक पहुंच चुका था। उसने रास्ते में छोटे छोटे निशान छोड़े थे, लेकिन देखना यह था कि ये निशान ये सैनिक देख पाते हैं या नहीं। शौर्य ने अंदर जाकर कुछ ट्रैप भी बनाए थे। इधर सैनिक उसके गायब होते ही कुछ लोग जिन्होंने होश संभाला था वे तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े थे। कुछ ही देर में उस छोटी पहाड़ी को सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया था। सभी लोग अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर शौर्य को ढूंढने लगे। कुछ समय बाद शेर ने बनाए ट्रैप एक्टिवेट हो गए और सभी सैनिक एक एक करके उसमें फंसने लगे। अगर ये ट्रैप मामूली होते तो वे लोग नहीं फंसते, पर शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ताकत का उपयोग करके इन ट्रैप को सेट किया था। इनमें कोई भी मामूली इंसान फंस सकता था। 3 घंटे बाद भी किसी सैनिक को शौर्य नहीं मिला। सभी सैनिक थक हार के वापस नीचे आ गए। जब वे लोग वापस आ रहे थे तब उन्हें शौर्य एक पेड़ की खाल के अंदर से निकलते हुए दिखाई दिया। अब सभी सैनिकों को एहसास हो चुका था कि वे लोग शौर्य की छुपने की कला के आगे हार गए हैं। जब सब लोग ग्राउंड पर आ गए तो शौर्य ने उन्हें उनकी गलतियां गिनानी शुरू की। शौर्य हमेशा घमंड को तोड़ने के लिए पहले उन्हें गलती करने देता है और बाद में उनकी गलतियां गिनकर उनके अंदर के घमंड को चकनाचूर कर देता है। टेस्ट के बाद सभी सैनिक अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट गए। शौर्य ने फिर कमांडर भोसले को कुछ बेसिक ट्रेनिंग का प्लान दे दिया, साथ ही कुछ थैलियां हाथ में दी। इन थैलियों में दिमाग और शरीर के विकास के लिए आवश्यक औषधियां थी। उसके बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया और रात भर उन्हें दी जाने वाले ट्रेनिंग को कागज पर उतर दिया। इसके साथ उनके लिए कुछ योग मुद्राएं भी चुनकर उन्हें सैनिकों के लिए लिख कर निकाल लिया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे सभी सैनिक ग्राउंड पर एक फाइल बनाकर खड़े थे। शौर्य ने फिर उनके सामने जाकर उन्हें उनकी आने वाली 3 महीनों के ट्रेनिंग का पड़ाव बताने लगा। आप सभी की ट्रेनिंग आज इसी समय से शुरू होती है। इस ट्रेनिंग को हम 3 पड़ाव में करेंगे। पहले पड़ाव में मैं तुम्हारे मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ाने की ट्रेनिंग दूंगा। दूसरे पड़ाव में मैं तुम्हें कुछ खास युद्धकला के दाव सिखाऊंगा और आखिरी पड़ाव में आपको मैं कुछ विशेष स्किल्स सिखाऊंगा। इन सभी की ट्रेनिंग लेने के बाद आपका स्तर किसी भी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक से अधिक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से खुद को बदल पाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने ट्रेनर को सारे प्लान दे दिए और सभी को उनके सामने युद्धकला के उनके लिए बनाए दांव करके दिखाने लगा। सभी सैनिकों ने उन्हें दोहराना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटों की प्रैक्टिस के बाद शौर्य ने उन्हें नहाने से पहले गोलियां खाने के लिए दे दी। सभी सैनिकों ने उन गोलियों को खाते ही उनके अंदर बहुत सारी गर्मी उत्पन्न हो गई। शौर्य ने उन्हें कुछ देर तक ध्यान करने के लिए कहा और लगभग 15 मिनट बाद हर सैनिक काले तरल से भर चुका था। सभी को एक बार नहाने के ऑर्डर दिए गए। कुछ ही देर में सभी सैनिक वापस ग्राउंड पर आए थे। इस वक्त सभी सैनिकों की ताकत बढ़ चुकी थी। इस देखकर शौर्य ने सभी को एक आसान साधना तकनीक सिखाई। साथ ही उन्हें हर 3 दिन बाद शौर्य की दवा पीने का आदेश दिया। सभी सैनिकों ने साधना के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया और साधना करने लगे। उन्हें अपने शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा, साथ ही उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलाव भी समझ आने लगे। जब सभी सैनिक एक निम्न श्रेणी की साधना करने में सफल हो गए तो शौर्य ट्रेनर को कहकर अगली ट्रेनिंग का प्लान शुरू करने कह दिया। शौर्य ने ये सब करने के बाद दोपहर को बेलगांव कैंप को छोड़ा और वह वापस मुंबई आने लगा। अब आगे क्या करने वाला है शौर्य? क्या कली राक्षस शांत हो चुका है? क्या आर्मी को दिया हुआ ट्रेनिंग प्लान सफल हो पाएगा या इसे बीच में ही रद्द किया जाएगा? अब क्या होगा आगे?